नमस्कार। सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल के द्वारा योगदान दिए जाने के बाद से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और उस असमंजस की स्थिति के पीछे का मुख्य कारण नगर आयुक्त और मेयर के बीच उत्पन्न विवाद है। कहा जा रहा है कि उनके योगदान देने के बाद से कुछ इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिन परिस्थितियों के कारण नगर आयुक्त और मेयर के बीच विवाद उत्पन्न हुए और उस विवाद का सीधा असर न केवल सासाराम शहर के विकास पर पड़ रहा है बल्कि जो नगर निगम में कार्य कर रहे हैं कर्मचारी उनके ऊपर भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है और नगर निगम के कर्मचारी खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, किसके द्वारा इस विवाद की शुरुआत की गई और इस विवाद को कौन खत्म करने की कोशिश कर रहा है और कौन चाह रहा है कि ये विवाद आगे बढ़ता ही रहे। माना जा रहा है कि विवाद की शुरुआत बैठक की वीडियोग्राफी को लेकर हुई और बैठक की वीडियोग्राफी कराने का निर्णय नगर आयुक्त के स्तर से लिया गया था। बैठक की वीडियोग्राफी को लेकर नगर आयुक्त चाह रहे थे कि सब कुछ कैमरे की निगरानी में संपन्न हो, लेकिन उनके द्वारा यह निर्णय बिना मेयर को बताए ही ले लिया गया था, जिसके बाद जैसे ही मेयर को पता चला उनके द्वारा इस नगर आयुक्त के इस निर्णय का विरोध किए जाने लगा। उनका कहना था कि अगर वीडियोग्राफी कराना ही था तो मिल बैठकर इस पर एक सहमति बनती और इसके बाद वीडियोग्राफी कराने का निर्णय लिया जाता। लेकिन शायद नगर आयुक्त अपने स्तर से ये सारे निर्णय लिए थे और उस निर्णय को अमल में लाने के लिए उनके द्वारा पूरी तैयारी कर दी गई थी। हालांकि वीडियोग्राफी करने वाले बैठक के दौरान उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण से वीडियोग्राफी का काम नहीं हो सका। विवाद के बाद विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया और जो मार्गदर्शन आया है उसके अनुसार अगर मेयर चाहे तो बैठक की वीडियोग्राफी हो सकती है, अन्यथा ये जरूरी नहीं है। अगर यह जरूरी होता तो विभाग के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया है उसमें ये कहा जाता है कि नगर आयुक्त इस तरह के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी बैठक की वीडियोग्राफी कराना जरूरी है। लेकिन जो मार्गदर्शन आया है उसके अनुसार मेयर अधिकृत हैं इस तरह के निर्णय लेने के लिए और मेयर चाहें तो वीडियोग्राफी हो सकती है बैठक की। पहले भी कई बैठकें हुई हैं लेकिन कभी भी किसी बैठक की वीडियोग्राफी नहीं हुई। आखिर नगर आयुक्त क्यों उस बैठक की वीडियोग्राफी कराना चाह रहे थे ये वही बताएंगे। लेकिन माना तो ये भी जा रहा है कि बैठक के दौरान कुछ इस तरह की स्थिति सामने आ रही है कि बैठक में कुछ पार्षदों को फ़ोन पर एक तरह से डील किया जा रहा है। वो प्रश्न उन्हें बताया जा रहा है जिस प्रश्न को पार्षद के द्वारा बैठक में उठाया जा रहा है। फ़ोन के माध्यम से जब उन्हें प्रश्न बताया जाता है तब वो पार्षद उस प्रश्न को पूछ पाते हैं या पूछ पाती हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि वीडियोग्राफी कराना कोई गलत बात नहीं है। वीडियोग्राफी कराने के बाद ये सच्चाई भी सामने आ जाएगी, जो अभी पर्दे के पीछे का खेल जो चल रहा है उसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। लेकिन सोचिए कि जो विभाग के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है उसके अनुसार जो नगर आयुक्त का निर्णय था वो कहीं न कहीं गलत था और गलत निर्णय के कारण अगर विवाद उत्पन्न हुए तो इसके पीछे का कारण कौन हो सकता है, ये यहाँ के लोग तय करें और बताएं कि कौन सही था और कौन गलत था। सबसे पहले नगर आयुक्त के द्वारा विवाद की शुरुआत करने की कोशिश उस समय की गई जब उन्होंने योगदान देने के साथ ही अपनी गाड़ी बदलने का निर्णय लिया और स्कॉर्पियो गाड़ी को बदलकर उन्होंने इनोवा से चलने का निर्णय लिया। सोचिए कि बिना मेयर को बताए, बिना किसी बोर्ड को सूचित किए ही उनके स्तर से यह निर्णय ले लिया गया और ये निर्णय कहाँ तक सही है आप स्वयं बता सकते हैं। जब रोहतास के एसपी विनीत कुमार स्कॉर्पियो गाड़ी से चल सकते हैं तो सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी से क्यों नहीं चल सकते हैं। उनके इस निर्णय से करीब 1.5 लाख रुपया प्रति साल जो बोझ बढ़ा, उस बोझ की भरपाई कैसे हो सकती है। ये जो विरोध उठा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए या नगर आयुक्त को बताना चाहिए कि 1.5 लाख का जो बोझ बढ़ा उस बोझ की भरपाई कैसे हो सकती है। आखिर उनके द्वारा इस तरह का निर्णय क्यों लिया गया, क्या उनके चलने के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी उपयुक्त नहीं थी, ये भी बताना जरूरी है। बीच में नगर निगम के पार्षदों के द्वारा, मुख्य पार्षद के द्वारा नगर निगम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया और धरना प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर नगर आयुक्त के चेंबर में तालाबंदी करने की कोशिश की गई
और तालाबंदी के बाद जिस तरह से नगर आयुक्त के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर मेयर और पार्षदों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई, उसे भी लोगों को समझना चाहिए। आखिर कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी से ये कैसे उम्मीद कर सकता है कि उनके किसी भी निर्णय को वो मानने के लिए बाध्य होंगे। जब नगर आयुक्त के साथ इस तरह की घटना हुई थी तो नगर आयुक्त को स्वयं सक्षम थे कि वो एफआईआर करा सकते थे, लेकिन उनके द्वारा यह नहीं किया गया, बल्कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बलि का बकरा बनाना चाह रहे थे, जिसको एक तरह से उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा दरकिनार कर दिया गया। और उसके बाद क्या कुछ हश्र हुआ ये सभी लोग जानते हैं। दोनों कर्मचारियों के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई की गई, क्या यह कार्रवाई उचित है? क्या नगर आयुक्त के सही आदेश, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसको मानने के लिए सारे कर्मचारी बाध्य हैं? क्या गलत निर्देशों का भी पालन करने के लिए कोई भी अधिकारी बाध्य है? ये भी बताना चाहिए। आखिर दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों की गई, क्यों? इसका जवाब कौन देगा? आखिर आपके गलत आदेश का पालन अगर किसी कर्मचारी के द्वारा नहीं किया जाता है तो फिर उस पर इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई आपके द्वारा, ये भी बताने की ज़रूरत है। इसके बाद जो धरना प्रदर्शन किए गए, उस धरना प्रदर्शन के दौरान न केवल मुख्य पार्षद बल्कि कई पार्षद थे, उसमें कुछ ऐसे पार्षद भी थे या डिप्टी मेयर भी थी जिनके द्वारा विरोध प्रदर्शन में भाग लिया गया था। लेकिन विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कुछ लोगों के साथ आपकी मित्रवत व्यवहार है, उनके साथ आप दिनचर्या कर रहे हैं, उनके साथ हर निर्णय लेने में विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन फिर मेयर को इस तरह से बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? आखिर मेयर के साथ इस तरह का व्यवहार आपके द्वारा क्यों किया जा रहा है, जबकि इस तरह के कार्य में कई लोग शामिल थे, उनमें से कई लोगों के साथ आपके मधुर संबंध है, फिर आप एक व्यक्ति या कुछ पार्षदों को बलि बकरा बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मेयर के द्वारा एक निर्णय लिए गए और मेयर और उनके टीम के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि मेयर भी नई गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे और इस गाड़ी का जो किराया होगा वो नगर निगम के स्तर से वहन किया जाएगा। जब किसी संस्था के अध्यक्ष इस तरह का निर्णय लेता है तो उस पर प्रश्न खड़ा होते हैं, लेकिन जब उस संस्था के सचिव अगर इस तरह के कार्य कर रहे हों तो उन पर प्रश्न क्यों खड़ा नहीं होते हैं? हो सकता है कि नगर निगम के मेयर के द्वारा लिए गए इस निर्णय से नगर निगम पर बोझ बढ़ सकता है, लेकिन नगर आयुक्त के द्वारा लिए गए निर्णय से भी तो बोझ बढ़ सकता है, उस पर के सवाल क्यों नहीं खड़ा किए गए? एक सचिव नई गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता है, एक सचिव नगर निगम पर बोझ डाल सकता है, लेकिन उस संस्था के अध्यक्ष यह कार्य क्यों नहीं कर सकती है या क्यों नहीं कर सकता है, ये लोगों को बताना चाहिए। जब अगर फिजूल खर्ची रोकना ही है तो जब नगर आयुक्त के स्तर से इस तरह का निर्णय लिए गए तो उस समय भी जिन लोगों के द्वारा अभी विरोध किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा भी उस समय विरोध किया गया होता तो शायद उनके मानसिकता पर सवाल खड़े नहीं किए गए होते। अगर आपको लगता है कि बोझ बढ़ रहा है तो बोझ किसी एक के कार्य से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जब कुछ इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं तो उस कार्य से भी बोझ बढ़ रहा है और उसका भी विरोध होना ही चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि कहीं न कहीं आप एक तरफ़ा कार्य कर रहे हैं और उस एक तरफ़ा कार्य के कारण आपकी जो मानसिकता है वो साफ झलक रही है। दूसरी बात है कि आप अगर किसी संस्था के सचिव हैं या किसी संस्था में काम करते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष से आपका व्यवहार मायने नहीं रखता। आपको उस संस्था के नियमों के अनुसार काम करना होता है और जिस तरह से लगातार बैठकों में अनुपस्थित रह रहे हैं नगर आयुक्त, क्या यह सही है? क्या उनके संवैधानिक पद के मर्यादा के अनुकूल है? क्या जो नगर आयुक्त अभी कर रहे हैं उस कार्य का इजाज़त उनका संवैधानिक पद देता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर आप किसी बैठक में उपस्थित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये भी आपको बताना चाहिए। संसदीय प्रणाली में, लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी संस्था का जो अध्यक्ष है वही सर्वोपरि होता है और उसी के इशारे पर सचिव को काम करना होता है। आप बिना किसी सूचना के बैठक से अनुपस्थित हो जाते हैं। आप इतना भी बताना उचित नहीं समझते हैं कि मैं इस बैठक में भाग लेने वाला नहीं हूं या मैं इस कार्य से यहाँ जाने वाला हूं, तो आपके इस कार्य को मनमानी न कहा जाए तो और क्या कहा जाए? आप लोकतांत्रिक संस्थाओं के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं?
ये भी आपको बताना चाहिए। आप किसी बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, ये आपको बताना अनिवार्य है। एक अध्यक्ष होने के नाते आपको मेयर को बताना ज़रूरी है कि मैं इस बैठक में भाग नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे बदले में कोई दूसरा व्यक्ति इस बैठक का में भाग लेगा। लेकिन आप इतना भी बताना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। अगर आप उस कार्य से आहत हैं जो कुछ पार्षदों और मेयर के द्वारा किया गया, तो आपको सभी बैठकों से दूर रहना चाहिए। फिर आप बीच में हुई एक बैठक में कैसे भाग लिए? आखिर उस बैठक के माध्यम से आप क्या बताने की कोशिश आपके द्वारा की गई, ये भी आपको बताना चाहिए। दूसरी बात है कि जब नगर निगम जैसी संस्था का अध्यक्ष मेयर हैं, तो मेयर के द्वारा जब आपको फ़ोन किया जा रहा है तो आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? सार्वजनिक तौर पर दिखाई पड़ा कि मेयर कोशिश करती रही कि किसी तरह से आपसे संवाद हो जाए और जो समस्या है उसका समाधान मिल बैठकर कर दिया जाए, लेकिन उसमें साफ दिखाई पड़ा कि मेयर लगातार फ़ोन करती रहीं और जो उनके सचिव हैं नगर आयुक्त, वो फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझे। आप किस तरह से अपने अध्यक्ष के साथ बर्ताव कर रहे हैं, ये साफ जग जाहिर हुआ और तब लगा कि वाकई में विवाद को ख़त्म करने की कोशिश मेयर के द्वारा तो ज़रूर की जा रही है, लेकिन सचिव नहीं चाह रहे हैं कि ये इस विवाद का अंत हो। अगर विवाद को अंत करने की कोशिश उनके द्वारा की गई होती तो शायद उस फ़ोन को उनके द्वारा ज़रूर उठाया गया होता और यह जानने का प्रयास किया गया होता कि मेयर के द्वारा आखिर क्यों मुझे फ़ोन किया जा रहा है। आप फ़ोन नहीं उठाकर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात, आपके द्वारा 20 जून तक सभी शहरवासियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही थी, फिर आप वो कराने में सक्षम क्यों नहीं हो पाए? आखिर क्यों इस तरह की बात आपके द्वारा कही गई और जब कही गई तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाना चाहिए। आपसे पूछा जाना चाहिए कि आप किस बिना पर 20 जून तक सभी को पानी देने की बात कही थी और 20 जून की तिथि बीत जाने के बाद भी आज तक पेयजल की स्थिति भयावह क्यों बनी हुई है? कई इस तरह के प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब आपसे मांगा जा सकता है और इस आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कुछ लोगों को लग रहा है कि नगर आयुक्त को टारगेट किया जा रहा है। मैं मेयर के पक्ष में या मेयर के हर निर्णय को सही मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेयर भी गलती कर रही हैं और मेयर के स्तर से भी बहुत ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए जा रहे हैं। जो कार्य उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है उसकी भी आलोचना की जा रही है। अभी 2 दिन पहले मेरे द्वारा जिस खबर को प्रसारित की गई थी उस खबर में साफ कहा जा रहा था कि मेयर के स्तर से भी इस अभियान को सफल बनाने में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो फिर मेयर को बचाने की कोशिश मेरे द्वारा कैसे की जा रही है, इसे भी बताने की ज़रूरत है। मेरे खबरों को देखें, उसके बाद आप आरोप लगाएं कि मेरे द्वारा मेयर के विरुद्ध कोई खबर चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है। लेकिन जो गलती कर रहा है उसको कहीं न कहीं उसके प्रति ये बताना और उसे प्रश्न करना क्या ये गलत बात है? अगर आपको लगता है कि नहीं, केवल मेयर ही गलती कर रही हैं, तो आप ऐसा करें। लेकिन अगर नगर आयुक्त के द्वारा भी गलती की जा रही है तो उनके विरुद्ध भी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन लगातार नगर आयुक्त को क्लीन चिट देने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। ये कहाँ तक की सही है? इसे कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि अगर मेयर गलती करे तो उसके लिए आप प्रेस वार्ता करें, उसके लिए आप पत्राचार करें, लेकिन नगर आयुक्त गलती करे तो उसके लिए आप मौन धारण कर लें, उनके किसी गलती पर आप कोई उँगली न उठाएं। ये कहाँ तक सही है, इसे बताने की ज़रूरत है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि सचिव का काम जो संस्था है, जो संस्था के अध्यक्ष हैं, उनके निर्णयों पर अमल करना है। और तकरीबन 40 ऐसे निर्णय शहर के विकास के लिए लिए जा चुके हैं जिन निर्णयों पर अगर अमल कर दिया जाए तो सासाराम शहर में कोई समस्या बचेंगी ही नहीं। आखिर उन निर्णयों पर आपके द्वारा अमल क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी तक बोर्ड की बैठक में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों पर अमल करने से कौन आपको रोक रहा है? क्यों नहीं अमल हो पा रहा है? मात्र एक निर्णय पर अमल करना, आपके 4 माह के कार्यकाल के दौरान एक निर्णय पर अमल होना, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सासाराम शहर में विकास की स्थिति को किस ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? ये आपके कार्यों से साफ दिखाई पड़ रहा है। आखिर आपको निर्णय लेने से, आपको उस निर्णय पर अमल करने से कौन रोक रहा है? क्यों न माना जाए कि आप चाह रहे हैं कि जो आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर अभी दिखाई पड़ रही है मेयर, उनका राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया जाए। आप चाह रहे हैं कि सासाराम शहर में विकास न हो और विकास नहीं होने के कारण लगातार लोग मेयर से सवाल खड़ा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि सासाराम शहर में विकास क्यों नहीं हुआ। कारण कि लोगों ने उन्हें वोट किया है और लोग उनसे सवाल पूछेंगे और आप चाह रहे हैं कि लगातार सवालों के घेरे में मेयर बनी रहें
और जब अगला चुनाव आए तो हो सकता है कि उनका कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। कारण कि आप लगातार कहा करते हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं एक अधिकारी हूँ। वाकई में आप एक अधिकारी हैं, लेकिन किसी के कैरियर को बर्बाद करने का अधिकार आपको नहीं है। आप एक संवैधानिक संस्था के पद पर कार्य करना है और उसके दायित्वों का निर्वहन करना आपकी मजबूरी है। आप उस नियम में बंधे हुए हैं जो नियम नगर निगम के द्वारा बनाए गए हैं या नगर विकास विभाग के द्वारा बनाए गए हैं। उस नियमों के तहत आप काम करने के लिए बाध्य हैं और आप अगर इस तरह के करेंगे तो आने वाले दिनों में आपकी भी परेशानी बढ़ेगी और सासाराम शहर का विकास अधूरा तो रहेगा ही। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर किसके स्तर से सासाराम शहर के विकास को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मेयर गलती कर रही हैं तो मेयर के गलती पर भी पर्दा डालने की कोशिश कभी नहीं की गई है मेरे द्वारा, न की जाएगी। उनकी गलती को भी सार्वजनिक करने का काम मेरे द्वारा पहले भी किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। लेकिन जिनके द्वारा गलती करने वालों को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, उन्हें समझना चाहिए कि ऐसा करके आप सासाराम शहर का विकास नहीं कर सकते हैं। और सासाराम शहर का जब तक से विकास नहीं होगा तब तक से सासाराम हमेशा सफाई के मामले में निचले पायदान पर आता रहेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।